आपने ह्यूमन राइट्स और इंडिजिनस राइट्स के दो बिल चूंकि पार्लियामेंट तक पहुंचाने का प्रयास किया है ह्यूमन राइट्स के तहत बाइंडिंग करके। ये जो इंडिजिनस राइट्स का जो बिल है, ये किस तरह का यह बिल है, और अगर ये लागू हो जाता है देश में, या ये बिल जब आ जाता है तो इससे किस तरह का बदलाव भारत में देखा जा सकता है? ये वो बिल का कॉपी है जो बुकलेट फॉर्म में हमने पब्लिश किया है। ओरिजिनल बिल ऑफ कोर्स डिफरेंट फॉर्म में होता है। दो बिल्स जो है सबसे महत्वपूर्ण है ह्यूमन राइट्स के हैं, दो बिल जो है वो इंडिजिनस राइट्स के हैं। इसमें जो है बेसिकली अगर मैं इंडिजिनस राइट्स की बात करूं, क्योंकि मैं झारखंड में हूं, चुनाव में हूं, और ये बात मैं ट्राइबल्स को बार बार कमिट कर रहा हूं और बार बार इस बातों को समझा रहा हूं कि जो ILO कन्वेंशन 169 है एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007 है, इसके अंदर में जो है लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड राइट टू रिकोर्स एंड रिपेरेशन, ऐसे जो है वो राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इसके दो आशय है। आशय ये है कि ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर ये जो दोनों हैं, जो इंडिजीनियस बेल्ट में है, उस पर इंडिजीनियस लोगों का राइट है, यानी एबोरिजिनल ट्राइब्स का, आदिवासियों का जो है वह अधिकार है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभी 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल है, या आर्टिकल 271 है या 244 है, या रिलेटेड आर्टिकल 762 एंड अदर आर्टिकल्स जो है, तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिजिनस राइट्स है, ये सेकंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनस राइट्स नहीं है। तो मेरा ये प्रयास है कि भारत के संविधान में और जो रिलेटेड लॉज है, जैसे पेसा लॉ है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, MMDR एक्ट 1957 है, इसके साथ में तमाम जो लैंड लॉज है, इन तमाम लॉज को जो है वो अमेंड किया जाए, और उसको अमेंड करके जो है वो जल, जमीन, जंगल का जो है वो आदिवासियों को रियल सेंस में मालिक बनाया जाए। तो इसके वो बिल हैं, और ये बड़े भारत के इतिहास में बड़े क्रांतिकारी जो है वो बिल्स है। अगर ये बिल्स अमेंडमेंट जो है वो संविधान में आ जाता है तो सही मायने में आदिवासी जो है वो जल, जमीन, जंगल का मालिक बनेगा। ये पहला पार्ट है इंडिजिनस राइट्स का। सेकंड पार्ट जो आपका ह्यूमन राइट्स बिल का जो बात की है, ह्यूमन राइट्स की भारतीय संविधान में है, 1993 में इसको लाया गया है, लेकिन आपने जो बिल प्रेजेंट किया है, इस बिल में और जो ह्यूमन राइट्स का 1993 को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, उसमें क्या अंतर है? और ये जो ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं, अगर पूर्णतः लागू हो जाता है तो क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है इंडिया में? नहीं, 1993 का जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है वो इट इज़ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में रादर हमारे जो है वो ह्यूमन राइट्स का उल्लेख नहीं है। ठीक है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, लेकिन क्लासिकली जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो 3 जनरेशन के ह्यूमन राइट्स होते हैं। उसको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। उसमें भी जैसे अभी राइट टू प्रिवेसी है, ये राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये एडवांस सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करके अभी सेटल किए हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स होते हैं, यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार होते हैं। और तीसरी जनरेशन के जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो कलेक्टिव राइट्स होते हैं, जिसमें इंडिजिनस राइट्स भी एक आता है, और राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू एनवायरनमेंट जो है, इन तरह के जो है वो ह्यूमन राइट्स आते हैं। तो मेरे ये जो 2 बिल हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पूरी तरह से अमेंडमेंट करके, प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट, सकारात्मक अमेंडमेंट करके हमारे संविधान को और अच्छा बनाया जाए, और ह्यूमन राइट्स को इसमें लाया जाए, जिससे हर मानवों को जो है भारत के जो है ये ह्यूमन राइट्स गारंटीड हो। और ह्यूमन राइट्स क्लासिकली क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट में ही क्लेम नहीं किए जाते, वो प्राइवेट सेक्टर एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट में भी क्लेम किए जाते हैं, तो उसका इसमें प्रोविजन लाया है। देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर इंटरप्रिटेशन का बाइंडिंग होगा कि वो इंटरप्रिटेशन ऑफ केसेस करते हुए, यानी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को करते हुए जो है वो ह्यूमन राइट्स को जो है वो ध्यान में रख के जो है वो डिसीजन दे, ये इसमें प्रोविज़न लाया गया है। ह्यूमन राइट्स का एक सेपरेट कोर्ट होगा, ये इसमें जो है वो प्रोविज़न लाया गया है। पार्लियामेंट में ह्यूमन राइट्स की कमेटी होगी, ये इसमें जो है वो प्रोविज़न लाया गया है। और ह्यूमन राइट्स तमाम चीज़ों में जो है वो अप्लीकेबल होगा, और प्राइवेट सेक्टर पर भी अप्लाई होगा। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जैसे मान लीजिए NGOs है या RSS जैसी जो संस्थाएं हैं, उन पर भी ये जो है वो तमाम चीज़ें लागू होगी। ये तमाम जो है वो इसका प्रोविज़न है।
और मैं समझता हूँ उसी तरह से इंडिजिनस राइट्स की जो बिल है उसमें भी मैंने प्रोविजन किया है कि भाई ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो है, अगर गवर्नर 5th शेड्यूल का वायलेशन करते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका वायलेशन करते हैं, तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को ये राइट होगा कि वो एक इंक्वायरी कमेटी को रिकमेंड करे, बैठाए और देखे कि वायलेशन हुआ या नहीं हुआ, और अगर वायलेशन प्रूव होता है तो फिर असेंबली से गवर्नर को चेंज करने का भी इसमें प्रोविजन होगा। इवन ह्यूमन राइट्स का ये जो मैंने इनकॉर्पोरेशन किया है उसमें आप किसी भी मिनिस्टर को रिमूव करने का प्रोविजन ला, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर भारत के संविधान का वायलेशन वो करते हैं तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि हम किसी मंत्री को या प्रधानमंत्री को रिमूव कर सके या उसको अकाउंटेबल बना सके। सिर्फ इलेक्शन में उसको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो प्रोविजन किया है उसमें ये प्रोविजन किया है कि पार्लियामेंट की कमेटी जो है वो फाइंड करेगी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, क्या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, और अगर किसी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने वायलेट किया है तो फिर वो रिजोल्यूशन मूव होगा पार्लियामेंट में और उसको वोट आउट किया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर को बदला जा सकता है। और सीरियस ऑफेंसेस अगर है कॉन्स्टिट्यूशन के तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंसेस एक्ट का प्रोविजन उसमें किया है कि जिसके तहत फिर क्रिमिनल केस चलेगी उस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पर, और फिर कोर्ट देखेगा कि अगर वो वायलेशन प्रूव होता है तो उसको 2 साल, 5 साल, 7 साल का कन्विक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह के जो एडवांस जो प्रोविजंस है या लॉ ऑफ रिपेरेशन है, आज जैसे मान लीजिए एट्रॉसिटी हो जाती है, एट्रॉसिटी होती है तो आपके SC ST का जो बजट होता है जिसको हम शेड्यूल कास्ट स्पेशल कंपोनेंट प्लान बोलते हैं, ट्राइबल सब प्लान बोलते हैं, उसी में से उनको पैसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं जो लॉ ऑफ रिपेरेशन की बात कर रहा हूँ कि जो एट्रॉसिटी करेगा या जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करेगा, तो अगर प्रूव होता है कि भाई ये वायलेशन उन्होंने किया है तो उनकी संपत्ति से पैसा दिया जाएगा, इसको लॉ ऑफ रिपेरेशन कहा जाता है। और अगर कम पड़ता है तो डिफरेंस अमाउंट बजट से दिया जाएगा, लेकिन वो SC ST प्लान के पैसे से नहीं, जस्टिस के बजट से दिया जाएगा। तो इस तरह की कई जो है वो एडवांस प्रोविजंस जो है वो इसमें आएगी। अगर ये तमाम चीज़ें आती है तो डिस्क्रिमिनेशन, देखिए ह्यूमन राइट्स का थ्योरी ये कहता है कि ह्यूमन राइट्स से फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम अभी फंडामेंटल राइट्स इंडिया में कहते हैं, ह्यूमन राइट्स उससे एडवांस्ड है, ये तब तक साकार नहीं होते जब तक डिस्क्रिमिनेशन रहता है। तो डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने की ये तमाम रेमेडीज है। जैसे आप बीमारी को दूर करते हो इंसान स्वस्थ होता है, इस तरह की ये प्रोविजन है। इफ़ यू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम इंडिया, भारत में डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर है, जेंडर के आधार पर है, एथनिसिटी के आधार पर है, रीजन और लैंग्वेज के आधार पर भी है। तो ये तमाम डिस्क्रिमिनेशंस को रिमूव करने का इसमें प्रोविजन है। और जैसे डिस्क्रिमिनेशन रिमूव होता है, इक्वालिटी को प्रमोट करने के प्रोविजंस है। तो ये ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस है। और आदिवासियों के लिए स्पेशली उनको जल जमीन जंगल का रियल सेंस में मालिक बनाने का प्रोविजन है। भारत के संविधान में ये तमाम चीज़ें अभी नहीं है, उनको मैं ये प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट करके लाना चाहता हूँ। और शायद मैं भारत का पहला लीडर हूँ जिसने काम किया। अभी हम इसको प्राइवेट मेंबर बिल करके मूव करना चाहते हैं। लेकिन तो, या प्लीज़, लेकिन सवाल ये उठता है सर कि ये जो बिल है इनके ऊपर काम करने के लिए संसद में प्रतिनिधित्व चाहिए और प्रतिनिधित्व आपके पास है नहीं। ऐसी स्थिति में ये जो बिल है इनका कितना महत्व रह जाता है और इन बिलों के ऊपर में कैसे काम किया जा सकता है? क्योंकि सरकार तो जो सरकार है वो तो इन बिलों को मानेगी नहीं कहीं से भी, क्योंकि आपके पास ना कोई सांसद है, ना MLA है, या कोई ऐसा एडवांस, मतलब आपकी राजनीति भी जो चल रही है उसमें बड़े लेवल पर अभी तक कहीं मतलब पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दे रहा है लोगों का। तो ऐसी स्थिति में सरकार कैसे मानेगी, इन बिलों को कैसे लागू कराएगी, या आप क्या प्रयास करेंगे अगर ये लागू नहीं होते? देखिए, पहली बात तो ये अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी एक पार्टी है देश में जो 20 राज्यों में है, और हम पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन का शेप धारण कर रहे हैं। दूसरी बात, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, आप देखेंगे सीरियसली इलेक्शंस को लड़ रही है। अभी कोई सोच नहीं सकता है कि झारखंड जैसे इसमें जो है हम लोग इतना सीटें लड़वाएंगे। लोकसभा के अंदर में हम इतनी सारी सीटें जो है पूरे देश में लड़वाया है, 18-19 स्टेट से जो है। तो एक तो हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन लड़के जो है वो जीतने का प्रयास करें, जो ऑलरेडी हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस में चल रही है, कोशिश चल रही है। दूसरी बात, हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, तो हमारा यह कोशिश है कि उस बीच में जो हमारे अभी जो प्रिवेलिंग कोई मेंबर पार्लियामेंट अगर इसको एग्री करते हैं तो उनके माध्यम से जो हम इनको प्राइवेट मेंबर बिल करके टेबल करा के इसको आगे मूव कराने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा है आपकी नज़र में जो इसको मूव कर सकता है देश में? बिल्कुल, मेरी बात तमिलनाडु के मेंबर पार्लियामेंट से हुई है और शायद झारखंड के भी कुछ मेंबर पार्लियामेंट इसमें इंटरेस्ट लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 2020 में इस पर मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और ये पार्लियामेंट में ये बिल लाए जाएंगे, ऐसा हमारी कोशिश है।